मोमेंटो बस देना है इसका। धन्यवाद। माँ सरस्वती और समस्त ईश्वरी शक्तियों को सादर नमन करते हुए सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के और शीश झुका के सम्मानित मंच से और सभागार से क्षमा याचना करूंगा कि पूर्व विदित होने के बाद भी मैं समय से नहीं आ सका और ना आ सकने में मेरा मन भी दोषी है और मस्तिष्क भी दोषी है। गोपालदास नीरज की एक पंक्ति है कि एक पांव चल रहा अलग अलग, एक पांव चल रहा अलग अलग और दूसरा किसी के साथ है। तो एक पांव आपके साथ था लेकिन दूसरा जो है वो पांव जो है कहीं और था। तो उस पांव का कारण है, इस संसार में सारा संकट पांव का है। अंगद की तरह जम गया तो अस्तित्व हो गया, कहीं भिड़ा दिया तो टंगड़ी हो गई। तो वो एक फिराक गोरखपुरी का एक शेर है कि भाई भाई में चले शकुनी वाले दांव, भाई भाई में चले शकुनी वाले दांव और चादर के बाहर हुए नई सदी के पांव। तो जिस नई सदी के संदर्भ में आप भाषा विमर्श कर रहे हैं, उस नई सदी में सारा संकट पांव का है। संस्कृत के पांव में हिंदी है, हिंदी के पांव में संस्कृत है, भारतीय भाषाओं के पांव में भारतीय भाषाएं हैं। सब एक दूसरे के पांव में लगी लिपटी हैं और कहीं कहीं कुछ भाषाओं के पांव दूसरी भाषाओं के पांव उखाड़ने में लगे हुए हैं, कहीं कहीं कुछ भाषाओं के पांव दूसरे पांव को उखाड़ने में लगे हुए हैं। सारा संकट पांव का है और इस पांव का संकट केवल इसलिए है कि हमारी इच्छाएं हमारे चिंतन से ऊपर चली गई हैं और स्व और पर के बीच का अंतर हमने बंद कर दिया है। खैर ये एक विषय है और आज का जो आयोजन है निश्चित रूप से भव्य और दिव्य रहा होगा, इसमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। और गोस्वामी जी ने लिखा है कि संत मिलन सम सुख जग नाही, लेकिन मैं सुखी नहीं रहा, मैं दुखी रहा थोड़ी देर तक। वो इसकी धुन में उसकी धुन में हर तरफ दौड़ा किया, एक बूंद अमृत की खातिर मैं समंदर पी गया। तो एक बूंद अमृत के लिए समंदर पी रहा था, अभी अमृत नहीं मिला है, तो इस कारण मैं आ नहीं पाया। निसंदेह गरिमाशाली मंच है, सभी मेरे आदरणीय हैं, सभी मेरे लिए आदर्श हैं, इसलिए मैं पुनः मंच को सादर प्रणाम करता हूं। आज का आयोजन महाविद्यालय के लिए, महाविद्यालय की गतिविधियों के लिए, महाविद्यालय के शैक्षिक वातावरण के लिए, बच्चों के मानसिक विकास के लिए और खासकर युवा पीढ़ी को यह सीखने के लिए कि संस्कृत भाषा जो देववाणी थी किन अर्थों में देववाणी रही है और किन अर्थों में वह विश्व की प्राचीनतम भाषा रही है, किन अर्थों में वह हमारे अस्तित्व की भाषा रही है, किन अर्थों में वह हमारी अस्मिता का प्रतीक है और किन अर्थों में वह हमें राष्ट्रत्व का बोध कराती है और भारत राष्ट्र की प्रासंगिकता का परिचायक है। मैं समझता हूँ कि आज के इस वक्तव्य की श्रृंखला में विद्यार्थी इससे सुपरिचित हुए होंगे। मैं वंचित रहा, इसे मैं पुनः अपना दुर्भाग्य मानता हूँ और मंच की जो गौरवशाली परंपरा है वह अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय है। एक बात कह के मैं अपनी बात को समाहित करूंगा। किसी भी भाषा में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी राष्ट्र में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनको साहित्य के विद्यार्थी के रूप में हम लोग मिथकीय तत्व कहते हैं। वो उस भाषा के मिथक होते हैं, लीजेंड्स होते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि भारतीय भाषाओं के जितने भी साहित्य के स्रोत आप देख लें, ग्रंथ आप देख लें, भारतीय भाषाओं का जो भी उत्स आप देख लें, हमारे पास ऐसे महनीय और आदरणीय विद्वान, रचनाकार, आचार्य हैं जिनकी कृतियां हमें हमारे राष्ट्र पर, हमारे होने पर हमें गर्व का अनुभव कराती हैं। हिंदी के पास अगर गोस्वामी तुलसीदास हैं,
संस्कृत के पास कालिदास भारवी माग हैं। भारतीय भाषाओं की ये महत्ता और महानता है। मन मेरा भी था कुछ चर्चा करने का, लेकिन फिर वही समय की सीमाओं का जाल है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि इन भाषाओं का जो साहित्यकार है उसने अपनी आत्मा का सब कुछ निकाल करके रख दिया है, तब वह कृति किसी समाज के लिए आदरणीय बनती है और किसी समाज के लिए वंदनीय होती है। अज्ञे की एक कविता है असाध्य पीड़ा। उस असाध्य पीड़ा के एक अंश में, एक प्रसंग में जो वादक पे वो है प्रियंवत जिसका नाम है, वो कहता है, एक संदर्भ आपको छोटा सा बता दूं कालिदास से जोड़ने से पहले, कि एक दरबार है उसमें एक वीणा रखी हुई है जो उत्तराखंड के गिर प्रांतर से बन के आई है, और वह वीणा चूंकि वर्षों तक नहीं बच सकी इसलिए उस वीणा को असाध्य कह दिया गया। बड़ी लंबी कविता है और हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए बड़ी अनुकरणीय कविता है। उस वीणा को कोई बजा नहीं पाया, बहुत सारे राजा विशेषज्ञ कलावंत आए। अंत में एक साधक आता है, उसके केश कंबल की तरह उन्हीं केशों को खोल करके बिछा के उस पर बैठता है, वीणा को अपनी गोद में रखता है, बहुत देर तक आंखें बंद करके वीणा पे अपना मस्तक टेक करके बैठा रहता है, और उसके बाद जब वीणा बजती है तो राजा उठ के उसका आलिंगन करता है और कहता है कि मेरी साध आज वर्षों की पूरी हुई। तो जो उत्तर देता है, जो उसका उत्तर है उस समय वीणा के बजने के कारण में, वो उत्तर भारतीय भाषाओं की गंभीरता और भारतीय भाषाओं की प्रासंगिकता का संकेत है कि श्रेय नहीं कुछ मेरा राजन, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। सुना आपने जो वह मेरा नहीं न वीणा का था, वह तो सब कुछ की तथता थी। और ये सब कुछ की जो तथता है, ये कला का श्रेष्ठतम रूप है। और कला का श्रेष्ठतम रूप वही है कि कला आत्मा का आत्मा से नीरव एकालाप है। कला आत्मा का आत्मा से नीरव एकालाप है, और यह नीरव एकालाप केवल साहित्यकार कर सकता है। और अगर आप भारतीय भाषाओं की प्राचीनता का भार ढोने वाली संस्कृत को आप देखेंगे, क्योंकि प्राचीनता का इतना भार किसी और भारतीय भाषा ने नहीं ढोया जितना संस्कृत ने अपने कंधों पर ढोया है। दुर्भाग्य है कि जो ज्यादा भार होता है उपेक्षा भी उसी की होती है, क्योंकि उसी पर टंगड़ी भी ज्यादा चलाई जाती है। कालिदास का केवल एक प्रसंग, अभिज्ञान शाकुंतलम के 6वें अध्याय का 17वां श्लोक, मैं कम से कम 200-250 बार मंचों पर उस श्लोक का उल्लेख कर चुका हूं। भारत राष्ट्र की संस्कृति का, भारत राष्ट्र के समूचे निदर्शन को कहीं अगर आपको देखना है तो अभिज्ञान शाकुंतलम के 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक को देख लीजिएगा। श्लोक की संख्या शायद हो सकता है आगे पीछे हो गई हो, क्योंकि मैंने बहुत पहले एमए में विद्यार्थी रहते पढ़ा था जायसी कालिदास के संदर्भ में। उसमें वो लिखते हैं, श्रृंगे कृष्ण मृगस्य वाम नयनम कंडूयमाना मृगी। श्रृंगे कृष्ण मृगस्य, काले हिरण के सींग से एक हरणी है जो अपने बाईं आंख को खुजला रही है। साधारण सा दृश्य है, मैं यहां से प्रतीक के रूप में आपके पास कुछ फेंकूं, आपकी पलकें झप जाएंगी, क्योंकि आंख हमारे शरीर का कोमल हिस्सा है, सबसे कोमल हिस्सा, और शीर्ष जिसके ऊपर सींग जमा है वह शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है। अब आप देखिए कि हरणी घास चल रही है, अपनी बाईं आंख को उस हिरण के सींग से खुजला रही है। भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है? आत्मविश्वास, समर्पण, स्नेह, सौहार्द, परस्पर साहचर्य, ये सारा गुण भारतीय संस्कृति का कहीं अगर आपको देखना है कालिदास के इस एक श्लोक में मूल्यांकन कर लीजिए। परस्पर आत्मविश्वास का, समर्पण का, स्नेह का, सौहार्द का, विश्वास का, त्याग का, ममता का, करुणा का, जितना भाव आप तलाशिए वह इस एक दृश्य में मिल जाएगा कि हिरण अपने शीश को हिला नहीं रहा है, हरणी अपनी आंख को खुजला रही है। इसलिए अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य नहीं भारतीय साहित्य की उपलब्धि है, और कालिदास केवल संस्कृत साहित्य के नहीं भारतीय साहित्य के मिथक पुरुष हैं। और हम भारतवासी होने के नाते
इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमारे पास संस्कृत का एक महान रचनाकार है जो भारत राष्ट्र की अस्मिता का वहन करने में सक्षम है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि कालिदास एंड शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास एंड वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। कौन सी आफत आ गई? कालिदास और वर्ड्सवर्थ के युग का अंतर देख लीजिए। आईक्यूसी संयोजक डॉक्टर अलका जी अंग्रेजी की विद्यार्थी हैं, आप अन्यथा मत लीजिएगा। वर्ड्सवर्थ ने कालिदास को नहीं बनाया है, शेक्सपियर या कॉलरिज ने कालिदास को, माघ को, भारवी को नहीं बनाया है। हमारे साहित्य के मूल्य वहां से नहीं आए हैं, हमारे मूल्य आपके साहित्य में लिए गए हैं। और इसकी फिर मैं बता दे रहा हूं कि जिस संदर्भ को मैं सैकड़ों बार उठा चुका हूं, टी.एस. इलियट द वेस्टलैंड में जो पश्चिम का बहुत बड़ा महाकाव्य माना जाता है, अगर वो पश्चिम की सभ्यता को बचाने के लिए कहीं जाने की बात करता है तो केवल भारतीय परंपराओं में कहता है। दत्तः दयध्वम दमयत की बात करता है। द ब्रह्मा और विधाता और मनुष्य के बीच और राक्षसी प्रवृत्तियों के बीच के संघर्ष में वो स्रोत भारत राष्ट्र की संस्कृति में ढूंढता है, समाधान भारत से ढूंढता है। और मार्क्सवादी आलोचकों ने भारत राष्ट्र के लिए कालिदास की जगह शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज और प्रकृति के कवियों और एमिली जोला से लेकर के तमाम कवियों को ये कह दिया है कि इनकी तुलना की जाए, ये एक श्रेष्ठ मिथक रचते हैं, श्रेष्ठ आदर्श रखते हैं। कष्ट केवल यही है कि हम न्यूटन को तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का आधार मान लेते हैं, लेकिन बेचारे कणाद ऋषि ने 3000 साल पहले ये कहा था कि धरती में आकर्षण की शक्ति है। इसको स्थापित नहीं किया ये मार्क्सवादी इतिहासकारों ने। न्यूटन ने कहा वो हम मान लेंगे, सेब गिर गया ये मान लेंगे, कणाद ऋषि ने कुछ नहीं किया था। इसलिए भारत राष्ट्र के सांस्कृतिक मूल्यों के मूल्यांकन, उनके अनुशीलन और उनकी स्थापनाओं के लिए आपको रिसर्च फॉर रिसर्जेंस करना होगा, पुनरुत्थान के लिए शोध करना होगा। और ये शिक्षकों से भी मेरा निवेदन है, लोगों से भी निवेदन है कि रिसर्जेंस की बात कीजिए, पुनरुत्थान की बात कीजिए। और पुनरुत्थान के लिए भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की बात कीजिए कि किन मूल्यों को लेकर के पश्चिम का साहित्य स्थापित हुआ है, किन मूल्यों को लेकर के पश्चिम की रचनाओं में जो है प्रभावशीलता आई है। भारत राष्ट्र के तुलनात्मक मूल्यों की बात कीजिए। विज्ञान से लेकर के साहित्य, कला, संस्कृति, सब कुछ प्लेटो और अरस्तु जिस आदर्श राज्य की बात करते हैं वो चाणक्य से लेकर के और भारत राष्ट्र में रामचरितमानस से लेकर के महाभारत काल तक वो सारी व्यवस्थाएं स्थापित थी। प्लेटो या अरस्तु ने कोई नई बात नहीं की थी आदर्श राज्य के नागरिकों को कैसा होना चाहिए। राम राज्य में नागरिकों की संकल्पना और उनकी स्थिति को पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। तो केवल यह है कि इतिहास और परंपरा के मूल्यांकन में हमारी दृष्टि इस बात पर नहीं टिकनी चाहिए कि कौन श्रेष्ठ है और कौन हीन है। गोस्वामी तुलसीदास ने भारत के या राष्ट्र के सांस्कृतिक संदर्भों में मूल्यांकन का एक बहुत अच्छा सूत्र दिया था, को बड़ छोट कहत अपराधी। लेकिन हम आलोचकों ने अपनी दृष्टि को इस बात पर टिका दिया कि पश्चिम के मानदंड से हम कितने ऊपर हैं और हम कितने नीचे हैं। मूल्यांकन का आधार पश्चिम के मानदंड तय कर लिए गए, चाहे साहित्य हो, चाहे कला हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे विज्ञान हो। ज्ञान परंपरा के क्षेत्रों में ये कह दिया गया। शेक्सपियर के रंगमंचों को आदर्श रंगमंच माना गया, लेकिन संस्कृत नाटकों में रंगमंचों की जो परंपरा थी आप उठा करके देख लीजिए, उन्हीं रंगमंचों की परंपरा को अंग्रेजी नाटकों में रखा गया। कौडिल्या का शव लेकर के जब वो आता है मंच पर और कहता है, उससे पूछता है, मैं पात्र भूल रहा हूं क्योंकि दिमाग में तो शासनादेश और अध्यादेश चलते हैं। वो पूछता है कि यू द किंग, तो कहता है यस एवरी इंच किंग। तो जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर कहता है वो कालिदास के रंगमंचों की ही देन है। वो शेक्सपियर ने ईंट गुम्मा जोड़ के रंगमंच नहीं बनाया था। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि पढ़ते समय अपनी दृष्टि को विकसित कीजिए। भारत राष्ट्र की महानतम और आदर्श संस्कृति और परंपरा को स्वीकार कीजिए जो वरेण्य है, तभी हम राष्ट्र के नागरिक होने का धर्म निर्वहन कर सकते हैं
और राष्ट्र की रक्षा हमें इसलिए भी करनी है कि हमारी परंपरा कहती है राष्ट्र देवो भव। एकमात्र विश्व का राष्ट्र है जो ये कहता है राष्ट्र देवो भव। दुनिया का कोई राष्ट्र आपको अगर बता दे कि मैं राष्ट्र देवो भव की बात करता हूं, मातृ देवो भव की बात करता हूं, पितृ देवो भव की बात करता हूं, तो आप बता दीजिएगा केवल एक राष्ट्र दुनिया के नक्शे पर है जो कहता है राष्ट्र देवो भव। और इसीलिए कहा जाता है वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। दुर्भाग्य से हमने उस राष्ट्रत्व बोध को पीछे छोड़ दिया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अतीत के अतीतत्व, वर्तमान की वर्तमानता और भविष्य के भविष्यत्व के लिए अपनी दृष्टि खोलिए और भारत राष्ट्र की सांस्कृतिक परंपराओं का, महनीयता का, गंभीरता का मूल्यांकन कीजिए। और भारत विश्व गुरु था, है और हमको आगे उसको बनाए रखना है, इस पर ध्यान दीजिए। आपको पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई और पुनः मैं सार्वजनिक रूप से खुले मन से क्षमा याचना कर रहा हूं कि मैं इस सुदीर्घ परंपरा का अनुशीलन नहीं कर सका। पुनः सादर राम राम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।